सभी छात्रों को विनीत सिंह एकेडमी आप बायोलॉजिकल साइंस की तरफ से ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद। आज मैं आया हूं आपके समक्ष पैरामीशियम का दूसरा टॉपिक लेकर के, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण, जिसमें हम देखेंगे कि पैरामीशियम क्या खाता है, कैसे खाता है और कैसे अपने भोजन को वो पचाता है। पचाने के बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी कि एसिमिलेशन किस तरीके से करता है और बचे हुए अपशिष्ट अनडाइजेस्टेड कह लीजिए या फिर उत्सर्जी पदार्थों को किस जगह से वह बाहर निकालता है, किस तरीके से बाहर निकालता है। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन पैरामीशियम का सेकेंड टॉपिक, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। यहां आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमने न्यूट्रिशन की सारी प्रक्रिया को 4 हेडिंग में बांट दिया है। फर्स्ट है फूड, सेकंड है फीडिंग मैकेनिज्म, थर्ड है डाइजेशन और फोर्थ है इजेशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है वह होलोजोइक टाइप का होता है। यहां लिखा हुआ है होलोजोइक। होलो मीन्स होता है संपूर्ण, जोइक मतलब होता है जंतु। न्यूट्रिशन मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पोषण। तो इसको अगर हम हिंदी में कहना चाहें, होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम हिंदी में समझना चाहें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होता है प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी या जंतु समभोजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जंतुओं या पौधों पर निर्भर रहता है, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। यह अपना इस प्रकार का न्यूट्रिशन करने वाले जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, मतलब पौधों जैसा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले सभी जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। पैरामीशियम में भी इसी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। पैरामीशियम भी अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं एवं सूक्ष्म पौधों पर निर्भर करता है। न्यूट्रिशन को पढ़ने के लिए हम इनको 4 सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका भोजन क्या होता है। पैरामीशियम का भोजन बैक्टीरिया है, स्मॉल प्रोटोजोअन्स हैं, एल्गी है, ईस्ट है, डायटम्स है। बैक्टीरिया ये दिन भर में, ऐसा वैज्ञानिकों ने गणना की कि ये एक हेल्दी पैरामीशियम, एक वयस्क पैरामीशियम दिन भर में 2.5 मिलियन बैसिलस कोलाई बैक्टीरिया के स्पीशीज को
फूड के रूप में ग्रहण कर सकता है। अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें कि इनका भोजन क्या है, तो यह समझ लीजिए आप कि पैरामीशियम अपने से छोटे सभी जंतुओं एवं पौधों को जो जलीय हैं उनको आसानी से यह अपने भोजन के रूप में ले सकता है, ग्रहण कर सकता है और पचा सकता है। एक बार फिर से समझिए, न्यूट्रिशन करने के लिए पहले भोजन लेगा पैरामीशियम, और भोजन के रूप में यह ढेर सारे बैक्टीरिया को, स्मॉल प्रोटोजोअन्स को, एल्गी, छोटे एल्गी को, ईस्ट को और डायटम्स को यह फीड करता है, डायटम्स पर यह फीड करता है। खाने के बाद यह तो हम जान गए इनका भोजन। अब हम आगे बात करेंगे यह भोजन को लेता कैसे है, जिसको हम सेकेंड हेडिंग में पढ़ेंगे फीडिंग मैकेनिज्म के तौर पे। फीडिंग मैकेनिज्म के तौर पे अब हमको पता चल गया कि पैरामीशियम का भोजन क्या है, लेकिन अभी हमको यह जानना है फीडिंग मैकेनिज्म हेडिंग के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि यह भोजन पैरामीशियम के शरीर में कैसे प्रवेश करता है। फीडिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए मैंने यहां एक डायग्राम बनाया हुआ है जो फीडिंग मैकेनिज्म और डाइजेशन दोनों को समझाएगा, जिसके थ्रू हम फीडिंग मैकेनिज्म और डाइजेशन दोनों को समझेंगे। लेकिन आइए हम सबसे पहले बात करते हैं यह भोजन को कैसे लेता है, कैसे खाता है, भोजन इसके शरीर में कैसे प्रवेश करता है। उसको समझने के लिए हमारे पास हेडिंग है फीडिंग मैकेनिज्म, जो कि न्यूट्रिशन की सेकंड हेडिंग है। तो हमको पता है कि पैरामीशियम क्या है, यहां डायग्राम में देखिए यह पैरामीशियम है। पैरामीशियम क्या है? एक्वेटिक है, माइक्रोस्कोपिक है। एक्वेटिक होने की वजह से जल वाटर ड्रॉप से, ये वाटर हो गया, वाटर कंटेंट हो गया। ये वाटर कंटेंट में स्मॉल पार्टिकल के रूप में भोजन अंदर आता है। स्मॉल पार्टिकल के रूप में भोजन अंदर आएगा। भोजन अंदर प्रवेश करेगा। कहां से प्रवेश करेगा? ओरल ग्रुप से प्रवेश करेगा। भोजन ओरल ग्रुप से क्या होता है? अंदर प्रवेश करता है। अब जब वाटर कंटेंट के साथ ओरल ग्रुप में भोज्य पदार्थ एंटर करेगा तो वहां कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होंगे फूड मटेरियल के, और कुछ स्मॉल पार्टिकल भी होंगे। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सीलिया, अंदर भी सीलिया लगे होते हैं, वेस्टिब्यूल रीजन से सीलिया के द्वारा उनको वापस भेज दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि जो डाइजेस्टेबल भोजन होते हैं, जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, वो अंदर आ जाते हैं वेस्टिब्यूल से। वेस्टिब्यूल से भोजन अंदर आने के बाद बक्कल कैविटी, ये स्थान देखिए यहां है बक्कल कैविटी, ये स्थान है बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी में भोजन डिपॉजिट होता है और फिर बक्कल कैविटी से एक छिद्र यहां दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम से भोजन अंदर की तरफ आएगा तो एक मिलेगी उसको नली, उस नली को हम बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। उस नली से भोजन नीचे की तरफ आएगा और एक जगह कलेक्ट होगा। उस कलेक्शन प्लेस को जहां इनका भोजन कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल लगातार बनते रहते हैं और साइटोप्लाज्म में, इनके कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे मुक्त होते रहते हैं। जैसे जैसे भोजन इनको मिलता रहेगा वैसे वैसे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता रहेगा, और जैसे जैसे फूड वैक्यूल भोजन से, फूड से फिलअप हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, फिर नया फूड वैक्यूल बनेगा। तो फीडिंग मैकेनिज्म में हमने देखा, एक बार फिर से समझते हैं फीडिंग मैकेनिज्म को। फीडिंग मैकेनिज्म में हमने देखा कि ऑल द फूड पार्टिकल्स कम्स विथ वाटर ड्रॉप। जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो ओरल ग्रुप से पैरामीशियम के शरीर के अंदर आते हैं, पानी के साथ आते हैं और उसमें
भोज्य पदार्थों के अलावा अन्य कण भी हो सकते हैं जिनको वेस्टिब्यूल के पास पाए जाने वाले सीलिया के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। केवल पचने वाले भोज्य पदार्थों को नीचे बक्कल कैविटी में कलेक्ट किया जाता है। बक्कल कैविटी से भोजन आ जाता है साइटोस्टोम के छिद्र में, जहां से भोजन धीरे धीरे करके साइटोफेरिंक्स नामक नलिका के साथ फूड वैक्यूल में कलेक्ट होता है और फिर डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल के साथ सारा भोजन साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है। तो अब फीडिंग मैकेनिज्म में हमने देखा कि फूड कलेक्ट हुआ कहां, फूड कलेक्ट हुआ फूड वैक्यूल में। अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में है, जिस कंडीशन में ये रह रहा है, जिस वातावरण में पैरामीशियम रह रहा है, अगर वो भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो एक फूड वैक्यूल बनने में 1 से 5 मिनट लगता है, नियर अबाउट। एक फूड वैक्यूल बनने में 1 से 5 मिनट लगता है। अगर भोजन की अवेलेबिलिटी है, ज्यादा है भोजन की अवेलेबिलिटी, तो ये समझ लीजिए कि लगातार हर 5 मिनट पे एक फूड वैक्यूल फिलअप होगा और डाइजेशन के लिए साइटोप्लाज्म में मुक्त होगा। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया में 1 से 3 घंटे लगते हैं, 1 से 3 घंटे लगते हैं। और डाइजेशन की प्रक्रिया में फूड वैक्यूल मुक्त होने के बाद, फूड वैक्यूल का साइटोप्लाज्म में मुक्त होने के बाद डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही फूड वैक्यूल मुक्त हुआ, देखिए फूड वैक्यूल यहां एरो दिखाया गया है, एरो से फूड वैक्यूल यहां आया। अब यह पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, मूव करेगा। किसके लिए, डाइजेशन के लिए। भोजन को पचाने के लिए फूड वैक्यूल जो नया बना और साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ वो मूव करता रहता है। इस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस मूवमेंट कहते हैं। थोड़ा सा साइक्लोसिस मूवमेंट पे हम आपको बता दें साइक्लोसिस मूवमेंट क्या होता है। एक्चुअली ये जो फूड वैक्यूल का मूवमेंट होता है ये साइक्लोसिस मूवमेंट के कारण होता है। जो साइक्लोसिस मूवमेंट है ये क्या है, अब साइक्लोसिस मूवमेंट आ गया नया टॉपिक, तो साइक्लोसिस मूवमेंट को पहले जानिए। साइक्लोसिस मूवमेंट एक्चुअली है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका 2 भागों में डिवाइड होता है, बाहर की तरफ तरल एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ डेंस गाढ़ा एंडोप्लाज्म। तो हमेशा एक्टोप्लाज्म कन्वर्टेड इनटू एंडोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म कन्वर्टेड इनटू एक्टोप्लाज्म। तो इसकी वजह से इसके साइटोप्लाज्म में एक मूवमेंट होता रहता है। तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, साइक्लोसिस। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। अब जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, अब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, फूड वैक्यूल है, तो फूड वैक्यूल के अंदर भी मूवमेंट होगा। फूड वैक्यूल भी साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, गति करेगा। तो साइटोप्लाज्म में होने वाले साइक्लोसिस मूवमेंट के कारण मुक्त हुआ फूड वैक्यूल मुक्त हुआ यहां साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के साथ ये क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। अब जगह जगह इससे मुलाकात होगी साइटोप्लाज्म में, जगह जगह, कोई फिक्स प्लेस तो नहीं होता है, लेकिन जगह जगह इससे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स फूड वैक्यूल के संपर्क में आते हैं। जैसे यहां जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ा साइक्लोसिस मूवमेंट के दौरान, तो यहां प्रोटीएज एंजाइम मिला। क्या मिला, प्रोटीएज एंजाइम। और प्रोटीएज एंजाइम इस कलेक्टेड फूड मटेरियल, जो भोज्य पदार्थ इसके अंदर एकत्रित है, उसके अंदर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, और डाइजेस्टेड प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, अपने मोनोमर में टूट गया अमीनो एसिड, और यह अमीनो एसिड इस फूड वैक्यूल से बाहर आ गया, डिफ्यूज हो गया साइटोप्लाज्म में। और आगे साइक्लोसिस मूवमेंट की वजह से जब आगे बढ़ाइए तो यहां देखिए इसकी मुलाकात हुई कार्बोहाइड्रेट से। सेकेंड एंजाइम मिला क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंजाइम किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को पचा करके कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, ग्लूकोज भी फूड वैक्यूल से बाहर आ गया। और फिर आगे चल करके जब कुछ समय के बाद यह पहुंचा यहां, तो इससे मुलाकात हुई लाइपेज,
लाइपेज एंजाइम से मुलाकात हुई। लाइपेज एंजाइम भोज्य पदार्थों में, फूड वैक्यूल के अंदर उपस्थित भोज्य पदार्थों में उपस्थित लिपिड को डाइजेस्ट कर दिया ऑयल ड्रॉप के रूप में, और वो बाहर मुक्त हो गए। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि साइक्लोसिस मूवमेंट के कारण यह अपना स्थान परिवर्तन करता है, वैसे वैसे इसकी मुलाकात अलग अलग प्रकार के एंजाइम से होती है। प्रोटीएज एंजाइम मिलता है तो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को वह अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट एंजाइम मिलता है तो यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। लाइपेज एंजाइम मिलता है, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, ऑयल ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे जैसे फूड वैक्यूल में भोज्य पदार्थ डाइजेस्ट होते रहते हैं, वैसे वैसे फूड वैक्यूल सिकुड़ता रहता है, छोटा होता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि यह सीरीज में ही मिले, लगातार इनमें मूवमेंट होती रहेगी, और जब किसी एंजाइम से इनकी मुलाकात होगी तो भोज्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इनके डाइजेशन में लगभग 1 से 3 घंटे लगते हैं। 1 से 3 घंटे में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, और फूड वैक्यूल के अंदर अब बचता है अपशिष्ट पदार्थ। फूड वैक्यूल के अंदर अब क्या बचा, अपशिष्ट पदार्थ। और फूड वैक्यूल के बाहर जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल थे, जैसे प्रोटीएज ने प्रोटीन को बचाया तो अमीनो एसिड मुक्त हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया और ग्लूकोज मुक्त हो गया, लाइपेज एंजाइम लिपिड का पाचन किया, ऑयल ड्रॉप्स रिलीज हो गए। और ये रिलीज कहां हुए, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म इनको अपने न्यूक्लियस की मदद से इनको बॉडी एक्टिविटी में यूज करेगा, उनकी एनर्जी को वाइटल एक्टिविटीज में, जैसे लोकोमोशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन सब में वो उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। लेकिन फूड वैक्यूल के अंदर बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ वो धीरे धीरे करके आ जाता है नीचे, और नीचे आने के बाद इसके पेलिकल लेयर से टकराता है। पेलिकल लेयर से टकरा करके एक पोरस स्ट्रक्चर बनाता है। उस पोरस स्ट्रक्चर के थ्रू यह सारे उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इजेशन, जो हमारा 4th हेडिंग है, इजेशन। तो बचा हुआ उत्सर्जी पदार्थ, बचा हुआ फूड वैक्यूल, बचा हुआ उत्सर्जी पदार्थ फूड वैक्यूल में जो बचा हुआ है, वो ले जाकर के यह पोस्टीरियर एंड पे, पैरामीशियम बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे एक साइटोफेज नामक संरचना बना करके उसको रिलीज कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। अच्छा, डाइजेशन के समय कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि डाइजेशन के समय जो फूड वैक्यूल है उसका मीडियम क्या होता है, किस मीडियम में, किस माध्यम में इसका डाइजेशन होता है। तो स्टार्टिंग में प्रोटीन के डाइजेशन तक तो फूड वैक्यूल का मीडियम जो है एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन बाद में उसका मीडियम क्या हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। और डाइजेशन के बाद जो भोज्य पदार्थ बचते हैं उनको यह रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है। वैसे सभी जंतुओं का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट्स का फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। तो इस तरह से साइक्लोसिस मूवमेंट द्वारा इसमें डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद जो है, डाइजेशन के बाद इजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ को साइटोफेज से, जिसको हम सेल एनस भी बोलते हैं, साइटोफेज के द्वारा या सेल एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। जितने फूड वैक्यूल भोजन लेकर के आएंगे उतने बार साइटोफेज का निर्माण होता है, और बाद में एक्सक्रीशन करने के बाद यह ऑर्गन क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, लुप्त, मतलब ये बनता बिगड़ता रहता है, ये फिक्स ऑर्गन नहीं है। तो एक बार आइए समराइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। जब हम एग्जाम में न्यूट्रिशन के बारे में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो 4 सब हेडिंग बनाएंगे। पहला हेडिंग होगा फूड, दूसरा सब हेडिंग होगा फीडिंग मैकेनिज्म, तीसरा सब हेडिंग होगा डाइजेशन, और चौथा सब हेडिंग होगा इजेशन। फूड इसका क्या है, बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोअन्स, एल्गी जिसको हम शैवाल बोलते हैं, ईस्ट इसका प्रमुख भोजन है, डाइटम्स इसका प्रमुख भोजन है। और फीडिंग मैकेनिज्म में जल के साथ आए हुए सूक्ष्म पार्टिकल को ओरल ग्रुप से यह अंदर लेता है,
अब जल के साथ कुछ घुले हुए पदार्थ भी आ जाते हैं जो इसके भोजन नहीं है, उसको यह वेस्टिब्यूल से बाहर निकाल देगा। बक्कल कैविटी में भोजन कलेक्ट हुआ, साइटोस्टोम से साइटोफेरिंक्स में आएगा और साइटोफेरिंक्स से फूड वैक्यूल में फिलअप होगा, भरेगा और फिर फूड वैक्यूल रिलीज हो जाएगा। यहां तक की जो एक्टिविटी है वो फीडिंग मैकेनिज्म में होगी। ठीक, फीडिंग मैकेनिज्म के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन में लगने वाला टाइम है 1 से 3 घंटा और 1 से 3 घंटे में यह साइक्लोसिस मूवमेंट करता रहता है। साइक्लोसिस मूवमेंट के द्वारा इसकी मुलाकात प्रोटीन पाचक एंजाइम्स प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कार्बोहाइड्रेज और लिपिड पाचक एंजाइम लाइपेज से होती है। धीरे धीरे भोज्य पदार्थों के कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को यह पचा देता है। पचा हुआ सारा पदार्थ फूड वैक्यूल से बाहर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ यह साइटोफेज से बाहर निकाल देगा। तो पचने की प्रक्रिया को डाइजेशन के अंतर्गत और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को इजेशन के अंतर्गत हम लिखेंगे। डाइजेशन में फूड वैक्यूल का मीडियम स्टार्टिंग में एसिडिक होता है, बाद में एल्कलाइन मीडियम हो जाता है और इसका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। थोड़ा सा दूर है तो हो सकता है कि आपको डायग्राम वीडियो में स्पष्ट दिखाई न देता हो, इसीलिए अभी लास्ट में इसको थोड़ा सा नजदीक से दिखाने का प्रयास मैं करूंगा जिससे आपको क्लियर दिख सके और आप इसको समझ सकें। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? निश्चित तौर पे वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और अगर आपको आज का वीडियो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।